बच्चों, कैसे हो सभी लोग। गुड मॉर्निंग। मैंने आपकी क्लास के अंदर जो चैप्टर शुरू कर रखा है वो चैप्टर 8 का है। कोशिका जीवन की एक इकाई है। इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ क्लास के अंदर। तो देखिए, पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला का संरचना देखी थी, बात की थी ना। आज हम लोग जीव द्रव्य कला यूकेरियोटिक कोशिका की जीव द्रव्य कला या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या फिर कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि जो कोशिका झिल्ली है ये किसी भी कोशिका का बाह्य वातावरण से संपर्क बनाती है। ये तो कोशिका हो गया आंतरिक वातावरण और ये इसका क्या हो जाएगा, बाह्य वातावरण। तो किसी भी कोशिका का बाह्य वातावरण से संपर्क बनाने का काम कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। तो उसी के आधार पर हम इसके अलग अलग क्या देखेंगे, कार्य देखेंगे। तो कार्य के अंदर देखो, मान लीजिए से ये कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली से पदार्थों का अंदर जाना और पदार्थों का बाहर आना एक लिमिट में होता है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है, कुछ पदार्थों कोशिका के अंदर बाहर आने देती है, और कुछ पदार्थों कोशिका के ना तो अंदर जाने देती है ना बाहर आने देती है। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ है कोशिका के बाहर के वातावरण में, ठीक है। अब इनमें से कुछ पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर जाएंगे, जबकि कुछ पदार्थ कोशिका में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कोशिका में आवश्यकता नहीं है। जिन पदार्थ की कोशिका में आवश्यकता नहीं है वो पदार्थ कोशिका में प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जीव द्रव्य कला एक अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। क्या है, अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली है। जीव द्रव्य कला या कोशिका कला के द्वारा कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर जाते हैं, कुछ पदार्थ कोशिका के बाहर आते हैं। इसीलिए उसे अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। या सीधे सीधे ये कह दो कि देखो, जो कोशिका झिल्ली होती है वो पदार्थों के आदान प्रदान पर नियंत्रण करती है, आदान प्रदान पर नियंत्रण करती है, या फिर पदार्थों के प्रवेश करने और पदार्थों के बाहर निकलने पर नियंत्रण करने का काम कौन करती है, जीव द्रव्य कला करती है। जैसे मान के चलो, ये कोई एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही, ये कोशिका है ना। और यहाँ पर ये वाली जो भाग है इसे आप क्या कहोगे, कोशिका झिल्ली कहोगे। और ये रहा इनका बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण से पदार्थों का प्रवेश करना व पदार्थों का बाहर निकलना कोशिका झिल्ली पर निर्भर करता है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं, अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली कहते हैं। एक बात समझ में आ गई इसकी। अब अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली से जो पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है वो किस प्रकार होगा, कौन कौन सी विधियों के दौरान कोशिका झिल्ली में पदार्थ अंदर जाएंगे व कोशिका झिल्ली से पदार्थ बाहर निकलेंगे, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। तो इन सब में सबसे पहले जो विधि है उस विधि का नाम है विसरण विधि। क्या विधि है, विसरण विधि। तो देखो, विसरण विधि किसे कहते हैं। विसरण विधि के अंदर जो पदार्थों के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से, कहाँ से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। बात समझ में, विसरण इसे कहते हैं।
पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। अब देखो विसरण की जो विधि है ये लगभग जो गैस होती है ना, गैस में ज़्यादा होती है विसरण की विधि। तो सुनो, जैसे मान लो ये मैंने आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, ये वायु कोश है, हमारे जो फेफड़े हैं ना वहाँ है ये वायु कोश, और यहाँ चल रही है रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर केशिकाएं, रुधिर वाहिनियाँ चल रही है। अब देखो ये जो रुधिर केशिका हैं इनमें क्या चल रहा है? रुधिर, विसरण का उदाहरण दे रही हूँ, इनमें क्या चल रहा है? रुधिर चल रहा है। इनके अंदर क्या है? आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन। अब ये जो आरबीसी है या रुधिर केशिकाएं होती है, इनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, और हमने सांस के द्वारा शरीर के अंदर क्या ले ली? ऑक्सीजन ले ली। कैसे करें? क्या ले ली हम लोगों ने? ऑक्सीजन ले ली। अब यहाँ पे देखो ये हो गई झिल्ली, ये कोशिका ही तो है अपने आप में, ये क्या हो गई? झिल्ली। अब यहाँ पे ऑक्सीजन है ज़्यादा और यहाँ ऑक्सीजन क्या है? कम। तो ये ऑक्सीजन इस झिल्ली को पार करके यहाँ प्लाज्मा में आ जाती है, और प्लाज्मा को पार करके कहाँ चली जाती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। और आपने पढ़ा होगा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन करता है। तो देखो ऐसे ही तो ये आई ऑक्सीजन, या हमने ऐसे सांस ली, सांस से बहुत सारी गैसों का मिश्रण गया था, लेकिन हमारे रुधिर में किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। इसीलिए हमने अंदर केवल क्या ली है? ऑक्सीजन ही ली है। ये नहीं केवल ऑक्सीजन मिश्रण जाता है गैसों का, हमने अब ये ऑक्सीजन यहाँ कमी चल रही है, तो ये ऑक्सीजन इस झिल्ली को पार करके कहाँ पहुँच जाएगी? आरबीसी के पास पहुँच जाएगी। तो ये गैस के अणुओं का है ना अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करना क्या कहलाता है? विसरण विधि कहलाता है। बात समझ में आ गई मेरी विसरण विधि वाली? और सुनो विसरण विधि, जैसे मान लो ये एक रूम है ना, मैं बाहर से पूरा बंद कर दिया इस रूम को, कुछ नहीं, बाहर से मैं इस रूम को थोड़ा थोड़ा करके धुआं दे रही हूँ। पहले धुआं नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके इस पूरे रूम में क्या भर जाएगा? धुआं भर जाएगा। तो ये भी कौन सी विधि के द्वारा हुआ है? विसरण विधि के द्वारा। यानी किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी, और जो पदार्थ होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ अपने आप गमन कर जाते हैं। जब पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? विसरण विधि कहते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई विसरण विधि को। तो हमारी कोशिका जो झिल्ली होती है उसमें भी विसरण विधि होती है। कहाँ हो रही है? ये रहा, गैसों का आदान प्रदान जहाँ भी होगा वहाँ किस विधि काम में आएगी? विसरण विधि काम में आती है। जैसे आप इसका उदाहरण रंध्र भी तो दे सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान भी रंध्र से हवा अंदर तो चली गई गैस, लेकिन उसे कहाँ तक जाना होता है? पत्तियों की कोशिका तक जाना होता है। कोशिका से उसे कहाँ तक जाना होता है? क्लोरोप्लास्ट तक जाना होता है, हरित लवक तक जाना होता है। तो वो कौन सी विधि है? वो विसरण विधि के दौरान है। अगली 2 नंबर की विधि हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस, प्रासरण। क्या पढ़ेंगे? प्रासरण। प्रासरण में भी लेकिन थोड़ा सा अंतर है। प्रासरण में जो द्रव्य पदार्थ के अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, और बीच में क्या पाई जाती है? जीव द्रव्य कला पाई जाती है। तो जीव द्रव्य कला के दौरान पदार्थों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करना। सुनो कैसे होगा। प्रासरण में एक तो ध्यान में रखोगे कि जल के अणु ले लो, चाहे कौन गमन करता है? जल के अणु गमन करते हैं, ठीक है। बीच में किसके द्वारा?
चेन अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली की द्वारा, अर्ध पारगम्य चयनात्मक झिल्ली के द्वारा। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी प्रासरण में। अधिक सांद्रता से किधर गमन करते हैं? कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ क्या करते हैं? गमन करते हैं। एक बार देखो, मैं भी 1 मिनट के लिए, एक बार देखो, तुम लोग याद करो बस 1 मिनट के लिए। ठीक है, कर लिया। चलो देखो, तो अब इधर देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर आपको एक उदाहरण दूँ। ये एक बीकर है ना, ये एक क्या है? अच्छा, इससे पहले एक और बात बता दूँ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाली एक और बात बता दूँ। इसमें आप एक तो शब्द, जैसे मान लो अपने पास में कोई विलियन है ना, तो मैं विलियन को 2 नाम दे दूँ। एक नाम दे दूँ तनु विलियन, एक है सांद्र विलियन। ये 2 नाम है। इस विलियन में जिसमें जल की मात्रा अधिक है, ठीक है, ये विलियन जिसमें जल की मात्रा क्या है? कम है। ये मान के चलो ये गाढ़ा है, ये गाढ़ा है, और ये मान के चलो ये पतला है। 2 बातें तो ये ठीक है। अगर ऐसा विलियन जिसमें जल की मात्रा अधिक हो, जो पतला हो, उससे आप हाइपोटोनिक कहते हो। ये सब थोड़ा इंग्लिश में ही ध्यान में रखना, क्योंकि हिंदी में बता दूंगी तो तुम लोग फिर हिंदी का याद रखोगे, आगे जाकर के भविष्य में फिर परेशान होगे। हाइपोटोनिक, इसीलिए मैं यही वर्ड यूज करूँगी, हाइपोटोनिक। जिसमें जल की मात्रा अधिक हो वो हाइपोटोनिक होता है। फिर देखो, जिसमें जल की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। एक वो विलियन जिसमें जल की मात्रा समान हो, ना अधिक हो ना कम हो। यानी आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो, जैसे मान लो आप कोई भी विलियन है, उस विलियन में एक तो लेते हो विलायक और एक लेते हो विलेय। अगर विलायक ज़्यादा है, तब तो तनु विलियन। अगर विलायक कम है यानी जल कम है, विलायक कम है तो कहते हैं सांद्र। ठीक है, और जल कम है तो शब्द क्या हो गया? हाइपरटोनिक हो गया। शब्द ध्यान में रखोगे ये। फिर दूसरी बात है, विलेय प्लस विलायक दोनों बराबर है, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक, समान सांद्रता वाला। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक, समान सांद्रता वाला। फटाफटी किसी रफ कॉपी में लिख लो, मैं अलग से हट जाती हूँ। क्यों लिखवाला कि मैं, क्योंकि ना मैं आपको नोट भेजूंगी ना, तो उसके अंदर मैं आपको ये थोड़ा लिख के भेजूंगी कि तनु विलियन मैं तो सीधे कहूँगी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गमन करते हैं, अर्धपारगम्य में झिल्ली पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो फटाफट लिख लो ये, जल्दी से लिख लो। और इनका हिंदी में चाहोगे तो मैं हिंदी में भी बता दूंगी, फटाफट लिख लो जल्दी से। रफ कॉपी में फटाफट लिख लो जल्दी से। लिख लिया। सुनो, 2-3 शब्द दिए, तीनों शब्द ध्यान में रखना। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है,
इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, इसमें जल की मात्रा कम होगी और इसमें विलेय और विलायक दोनों समान होंगे। हाँ मुझे पता है हिंदी चाहिए, लिख लो तो। अल्प प्रासरणी, ठीक है, अति प्रासरणी और समप्रासरणी, समान तभी तो कहा था मैंने। ये हिंदी लो इनकी। अल्प प्रासरणी, देखो अब ये उल्टा हो गया। अल्प, अल्प मानी कम, यानी कम कौन है? विलेय कम है, विलेय कम है। अति मानी कौन है? विलेय ज्यादा है, विलेय ज्यादा है। और इसमें दोनों क्या है? समान है। तीनों शब्द याद रखिए। अब सुनो तो, ये चीजें हमें काम में आएगी प्रासरण को समझने के लिए। हटा रही हूँ अब यहाँ से, अभी सुनो तो आराम से। क्या कहा था मैंने? अब देखो, अब उदाहरण लेती हूँ मैं क्या करती हूँ, एक बीकर लूंगी और इस बीकर में जल डाल लूंगी, यानी कि क्या ले लिया मैंने? अल्प प्रासरण ले लिया। जल की मात्रा अधिक है तो क्या कहोगे? अल्प प्रासरण, मतलब हाइपोटोनिक, मतलब हाइपोटोनिक ले लिया मैंने यहाँ पर। अब इसके अंदर मैंने रख दी सूखी किशमिश, मैंने इसके अंदर क्या रख दी? सूखी किशमिश रख दी। अब सुनो, ये वाला जो हिस्सा है ये अपने आप में अब जीव द्रव्य कला का काम कर रहा है। सूखी किशमिश के ऊपर वाली जो पतली सी परत होती है वो अपने आप में एक किसका काम करती है? जीव द्रव्य कला का काम करती है। रख दिया। कुछ समय बाद में हम क्या देखेंगे कि जो जल के अणु हैं, जो जल के अणु हैं वो किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जल के अणु कहाँ प्रवेश कर दिए? किशमिश के अंदर प्रवेश कर गए और ये किशमिश फूल जाती है। तो देखो, अल्प प्रासरण का मतलब यहाँ जल ज्यादा था, किशमिश क्या है? सूखी हुई है, इसीलिए वहां पे जल क्या है? कम है। तो जल के अणु बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में प्रवेश करते हैं। क्या किया? जो जल के अणु थे वो बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। किसके द्वारा? जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि कोशिका झिल्ली को पता है कि कोशिका के अंदर जल की कमी चल रही है और कोशिका के बाहर जल क्या है? अधिक है। तो अब ये कोशिका झिल्ली इस जल को अंदर जाने देगी और किशमिश फूल जाएगी। तुम लोग ये उदाहरण रोज घर पे देखते हो। अपने घर पे जो ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम है, घर वाले पानी के अंदर भिगो देते हैं, फिर वो फूल जाती है। तो वो क्यों फूली थी? क्योंकि बाहर जल ज़्यादा था, उसके अंदर जल क्या है? कम है। तो जल के अणु अधिक से ज़्यादा की तरफ क्या कर जाते हैं? गमन कर जाते हैं। ठीक है। अधिक, सुनो वर्ड क्या है? अधिक सांद्रता से कहाँ गमन करते हैं? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ। अधिक सांद्रता किसको कहा है मैंने? मात्रा को कहा है। अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन करते हैं, वो तो हो गया किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा या जीव द्रव्य कला के द्वारा। तो क्या कहते हैं? उसे प्रासरण कहा जाता है। अब और सुनो इस बात को। अब कई बार आपके बुक में लिखा आता है कम सांद्र से अधिक सांद्र। इसका क्या मतलब हुआ वो सुन लो, आराम से सुन लेना। कम सांद्र का मतलब होता है जल की, यानी सांद्र कम है, वो गाढ़ा कम है, गाढ़ा कम है। तो गाढ़ा कम है इसका मतलब पतला है ना? तरल है। इसका मतलब क्या है? तरल है। तरल है तो उसके अंदर क्या पाया जा रहा है? पानी पाया जा रहा है। बात समझ में? जो सांद्र, ये तो शब्द है सांद्रता यानी मात्रा, और ये शब्द है सांद्र। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो गाढ़ा कम है यहाँ पे, और यहाँ पे गाढ़ा क्या है? ज्यादा। गाढ़ा ज्यादा है तो पानी की क्या है? यहाँ पे कमी है। पानी की क्या है? फिर यहाँ पे कमी होगी। तो अब सुन लो, कहाँ से कहाँ भेजोगे? तरल से गाढ़े की तरफ ही तो भेजोगे।
यहाँ पानी से अधिक है, यहाँ पानी क्या है, तो इधर ही तो भेजोगे। तब ये शब्द भी देखने को मिल जाता है कम सांद्रते अधिक सांद्र की तरफ। जब सांद्र शब्द आए तब तो कम से अधिक की तरफ आएगा, लेकिन जब सांद्रता आ जाए तो सांद्रता किसे कहते हैं, मात्रा को कहते हैं अधिक से कम की तरफ। जीव विज्ञान में तो हम यही परिभाषा काम में लेते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर तुम लोग ये परिभाषा काम में लेते हो, तो कंफ्यूज मत होना वहाँ पे कि मैम ने अधिक से कम बताया था, आप कम से अधिक बताया। तो मैं शब्द काम में लूंगी सांद्रता, मैं मात्रा लूंगी काम में, और वहाँ क्या शब्द काम में लिया जरा, पतला और गाढ़ा शब्द काम में लिया जरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। चलिए अब सुनो, इसके अंदर क्या कहा था कि जब अल्प प्रासरण में किसी कोशिका को रखा जाता है तो जल के अणु बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में प्रवेश करते हैं, अतः इसे अंतः प्रासरण कहते हैं। अंतः प्रासरण कहते हैं, इसे अंतः प्रासरण कहते हैं। समझ में आ गई बात। और एक तो प्रासरण का एक क्या हो गया, अंतः प्रासरण। फिर देखो, अगर हम लोग एक बीकर के अंदर अति प्रासरण ले ले, अति प्रासरण ले ले, ठीक है, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ले ले, जिसमें पानी की क्या हो, कमी हो, इसमें पानी की क्या हो, कमी हो, और इसके अंदर में किसी एक कोशिका को छोड़ दो, इससे पत्ती छोड़, कोशिका को छोड़ दिया है। अब क्या होगा, इसके अंदर पानी की मात्रा है अधिक और यहाँ पानी की मात्रा क्या है, कम। तो पानी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ गमन कर जाएगा। तो पानी कोशिका से बाहर आ गया, तो कोशिका से यानी कि जल के अणु आंतरिक वातावरण से बाह्य वातावरण में प्रवेश करते हैं कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो जल के अणु कोशिका से बाहर आ रहे, तो ये क्या हो गया, बाह्य प्रासरण। बस खत्म बात। चलिए, तो प्रासरण के दोनों प्रकार हो गए आपके पास में। अब हमारा अगला है, अगला अपन लेंगे कि कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थ अंदर प्रवेश करते हैं, उसके आधार पर कोशिका के कार्य बताइए। कोशिका के अंदर खाद्य पदार्थों का प्रवेश करना है ना, खाद्य पदार्थों का प्रवेश करना। अंतःग्रहण, बाह्य ग्रहण, ये पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अंतःग्रहण, अंतःग्रहण। आप इसे इंग्लिश में कहोगे एंडोसाइटोसिस। देखो ये सब ज़्यादा सरल है। साइटोसिस का मतलब होता है सेल, और सेल को क्या बोलते हैं, कोशिका। एंडो का मतलब अंदर। तो पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। पदार्थों का कोशिका के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। तो कोशिका झिल्ली अंतःग्रहण क्रिया से पदार्थों को अंदर लेती है। अब अंतःग्रहण क्रिया से दो पदार्थ अंदर लिए जाते, एक तरल पदार्थ और एक ठोस पदार्थ। तरल पदार्थ को अंदर लेना क्या कहलाता है, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। पीना, तरल पदार्थ को पी करके अंदर लेते हैं तो पिनोसाइटोसिस कहलाता है। ठोस पदार्थ को खा करके अंदर लेते हैं तो फेगोसाइटोसिस कहलाता है, फेगोसाइटोसिस कहलाता है। ठोस पदार्थों को पी के अंदर लेते हैं, पिनोसाइटोसिस कहलाता है। तरल पदार्थों को खाकर के अंदर लेते, फेगोसाइटोसिस। ये सब दिखाई नहीं दे रहा साइट है ना, आगे यहाँ लिख देती हूँ, लाइटिंग की वजह से फेगोसाइटोसिस कहलाता है। दोनों शब्द काम में ले लोगे। कोशिका झिल्ली अंतःग्रहण की क्रिया पर कार्य करती है। अगर तरल पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर ठोस पदार्थ कोशिका में प्रवेश कर रहे हैं तो फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अब ये काम होता कैसे है, सुनो। पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। यहाँ पर मैंने ये एक कोशिका झिल्ली बना दी,
और कोशिका के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कहीं से टूट फूट जाएगा तो वापस बन जाती है ना। यहाँ पर मैंने क्या बना दी, यहाँ बना दूँ, इधर ये लो, ये बना दिया। यहाँ ये है जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। अब यहाँ पर ये कोई तरल पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। ये तरल पदार्थ सबसे पहले इस कोशिका झिल्ली को छुएगा, तो मैं यहाँ बना दूँ। ये तरल पदार्थ किससे जुड़ गया, कोशिका झिल्ली से जुड़ गया। ये है कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य के अंदर आपको पता है कोशिकांग होते हैं। ये जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो पदार्थ है इस कोशिका झिल्ली पे ऐसे दबाव डालेगा, और कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ, क्योंकि लचीली होती है कोशिका झिल्ली, अपने आकार को बदल सकती है, और ये खाद्य पदार्थ यहाँ आ जाएगा जो तरल पदार्थ है। फिर कोशिका झिल्ली यहाँ से धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए ये इस प्रकार की संरचना के रूप में आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे खाद्य पदार्थ, और ये हो गई झिल्ली। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कोशिका झिल्ली संपूर्ण बन जाएगी, और तरल खाद्य पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसे जो तरल पदार्थ कोशिका में प्रवेश किया, इसे पीनोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पीनोसोम कहते हैं। तो तरल पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करे, पीनोसाइटोसिस कहलाता है। तरल पदार्थ सबसे पहले कोशिका झिल्ली पे जुड़ेगा, जिससे कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ जाएगी। यहाँ पर एक गोलाकार संरचना बनेगी जिसमें तरल पदार्थ पाया जा रहा है, जिसे क्या कहते हैं, पीनोसोम कहते हैं। अगर यही बात मैं फेगोसाइटोसिस के लिए कह दूं, तो यहाँ मैं क्या काम में ले दूं, कोई भी ठोस भोज्य पदार्थ काम में ले दूं। ये ठोस भोज्य पदार्थ कोशिका झिल्ली पर दबाव डालेगा, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ मुड़ेगी। फिर कोशिका झिल्ली जो है टूटी हुई कोशिका झिल्ली बनने लगेगी, और खाद्य पदार्थ इस धानी में आ जाएगा। खाद्य पदार्थ वाली ये धानी फेगोसोम कहलाती है। बस एक ही बात है, एक ही बात है। तरल पदार्थ वाली धानी क्या कहलाती है, पीनोसोम कहलाती है, और ठोस पदार्थ वाली धानी क्या कहलाती है, फेगोसोम कहलाती है। खत्म एंडोसाइटोसिस की कहानी। तो कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के द्वारा खाद्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतःग्रहण कहलाता है। अंतःग्रहण दो प्रकार के हैं, पीनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पीनोसाइटोसिस में तरल पदार्थ को अंदर लिया जाता है, फेगोसाइटोसिस में ठोस पदार्थ को अंदर लिया जाता है। एक है बहिर्ग्रहण, या पदार्थों को बाहर निकालना। तो पदार्थ बाहर भी ऐसे ही निकलेंगे। ये कोशिका है, यहाँ पे कोई अपशिष्ट पदार्थ है, ये अपशिष्ट पदार्थ इस कोशिका झिल्ली तक आएगा। कोशिका झिल्ली बाहर की तरफ ऐसे मुड़ेगी, और मुड़ करके इन खाद्य पदार्थ, इन अपशिष्ट पदार्थों को अपने में से बाहर निकाल देगी। बस फिर उसके बाद में एक काम होता है, एक और विधि पर कार्य करती है। वो जो विधि पर ये कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, पेरिवन विधि। किस विधि पर काम करती है, पेरिवन विधि पर काम करती है। पेरिवन करती है पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लेके जाने का। तो पेरिवन विधि कैसी है, आप कहोगे पदार्थों का गमन होना। पदार्थों का गमन करना क्या कहलाता है, पेरिवन कहलाता है। पेरिवन दो प्रकार के हैं, एक है सक्रिय पेरिवन, एक है सक्रिय पेरिवन, और एक होता है निष्क्रिय पेरिवन। निष्क्रिय पेरिवन, ठीक है बच्चों। पेरिवन का मतलब पदार्थों का एक कोशिका से, जैसे मान लो
ये एक कोशिका है और ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका, देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे कोशिका में प्रवेश करना, वह ये जैसे यहाँ कोई पदार्थ है कोशिका में प्रवेश करना। अब हम पढ़ेंगे पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर जाना। तो पदार्थों का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाना परिवहन कहलाता है। एक सक्रिय परिवहन है और एक निष्क्रिय परिवहन है। सक्रिय परिवहन के अंदर हम निष्क्रिय परिवहन में हम ये कहेंगे कि बिना ऊर्जा के या बिना किसी की सहायता से पदार्थों का परिवहन होना। बिना ऊर्जा से पदार्थों का परिवहन होना। जैसे उदाहरण का रूप दूं मैं, ये कोई पादप है, ये इसकी जड़, ये इसका तना, ये इसकी पत्तियाँ। अब हमें पता है जो पत्तियाँ होती है उसके ऊपर रंध्र, नीचे वाली सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। और ये जो रंध्र है इसके द्वारा जो पानी है, जो जल है, वो जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित होता है, जिसे क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखो जैसे ही पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकला, पत्तियों के पास जल की कमी हो गई। ये जो कमी है, ये कमी तने से होती हुई कहाँ तक जा रही है, जड़ तक जा रही है। और जड़ के जो रोम होंगे, जड़ के रोम के पास पहुँचे। जैसे यहाँ पानी की कमी आई तो मृदा के अंदर जो जल है वो अपने आप ही कहाँ आ गया, मृदा के अंदर जो जल है वो अपने आप ही जड़ के रोम की तरफ बहने लगा। और जल कहाँ पहुँच गया, ऊपर की तरफ पहुँच गया। अलग से किसी की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ी ना। यहाँ जैसे जल की कमी हुई, वाष्पोत्सर्जन से जल की कमी होती, ये एहसास किसको हो गया, ये जो जड़ है इसको एहसास हो गया। और जड़ की तरफ अपने आप ही जल खींचा चला आता है। कमी की वजह से अपने आप ही जल क्या है, खींचा चला आया। और ये जल कहाँ तक पहुँच गया, ऊपर तक पहुँच गया। तो इसमें ना तो किसी की सहायता की जरूरत पड़ी और ना ही ऊर्जा की जरूरत पड़ी। इसे कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। ये कब होता है, दिन के समय होता है, जब धूप होती है। ठीक है, जब धूप होती है, दिन के समय होती है ये कहानी, क्योंकि दिन के समय में सूर्य की किरणों के द्वारा तापमान अधिक होता है, जिसकी वजह से जल क्या होता रहता है, उत्सर्जित होता रहता है। अब जल की कमी नहीं हो जाए इसीलिए जड़ भी जल को क्या करती रहती है, अवशोषित करती रहती है। सक्रिय परिवहन का मतलब ये होता है किसी की सहायता से या फिर ऊर्जा के द्वारा पदार्थों का परिवहन होना। मान लो इस कोशिका में पदार्थों की कमी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि इसमें कमी है, लेकिन कमी तो है ना। तब ऐसी जगह यानी कि कम से अधिक की तरफ अगर हमें पदार्थ पहले से जहाँ कमी और वहाँ से पदार्थों का परिवहन करवाना है, तब हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे उदाहरण का रूप दे दूँ मैं, हमारे घर के अंदर अगर पानी को ऊपर छत वाली टंकी पे चढ़ाना है तो मोटर लगानी पड़ती है, बिना मोटर के पानी नहीं चढ़ता है। तो फिर वहाँ हमने क्या दी थी, ऊर्जा दी थी। क्या दे दी, ऊर्जा दे दी। तो वो कौन सा हो गया, सक्रिय परिवहन। एज ए उदाहरण हमारे अंदर भी सक्रिय परिवहन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं इन्हीं की पादप की बात कर दूं, रात के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती कि रात के समय धूप नहीं होती, ठीक है, नहीं होती धूप, उस समय वाष्पोत्सर्जन नहीं हुआ तो जड़ अपने आप ही जल को अवशोषित नहीं करेगी, लेकिन पादप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहेंगे। अब वो पानी कैसे लेंगे, उस समय रात के समय ये जो जड़ है ना, ये जड़ एक दाब लगाएगी। ठीक है, जड़ खुद जल को अवशोषित करेगी, उसमें जड़ खुद जल को अवशोषित नहीं करेगी, जल अपने आप जड़ की तरफ जा रहा है। इसमें जड़ खुद अवशोषित करेगी जल को, और जैसे जड़ खुद जल को अवशोषित करेगी तो वो वहाँ पर एक दबाव लगा, एक ऊर्जा लगी,
उसे क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन। तो आपको तो सीधे सीधे ये याद रखना है, अगर ऊर्जा की सहायता से पदार्थों का परिवहन हो रहा है सक्रिय परिवहन कहलाता है, बिना ऊर्जा के पदार्थों का परिवहन हो रहा है तो निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। आपको तो सीधे सीधे यही याद करना है। बस एक और सुनो, एक और सुनो। पादपों के अंदर सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली है, लेकिन उसके भी बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली से पदार्थों का आवागमन हो सकता है, लेकिन कोशिका भित्ति से पदार्थों का आवागमन नहीं हो सकता। अब पदार्थों का बाह्य वातावरण से आंतरिक वातावरण में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर कुछ वाहक प्रोटीन, यहाँ पर कुछ प्रोटीन की संरचना पाई जाएगी बीच बीच में, ये लो। क्योंकि कोशिका जो भित्ति है, कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है, पदार्थों का आवागमन नहीं करने देती, इसीलिए ऐसी कोशिकाओं के पास में कुछ वाहक प्रोटीन है। तो प्रोटीन ही क्या पाए जाते हैं, वाहक प्रोटीन पाए जाते हैं। अब ये वाहक प्रोटीन उन पदार्थों को कहाँ लाएंगे, कोशिका झिल्ली के अंदर लाएंगे। बस तो जब कोशिका से पदार्थों का आवागमन नहीं होता है तो कोशिका के ऊपर कुछ वाहक पाए जाते हैं और ये वाहक पदार्थों को कोशिका के अंदर लाने और ले जाने का काम करते हैं। ये वाहक कुछ भी नहीं है, बस एक रास्ता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से पदार्थ प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर यहाँ इसके संपर्क में कोई पदार्थ आ गया तो वो कोशिका के अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो एक किस आधार पर प्रवेश हो सकता है, वाहक प्रोटीन के आधार पर प्रवेश हो सकता है। जीवदर्भ जो कला है उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगर कहीं से कोशिका झिल्ली टूट फूट जाती है तो फिर से निर्माण हो जाता है। विभाजन की क्षमता भी पाई जाती है, क्योंकि ये किस प्रकार की होती है, लचीली होती है। ये किस प्रकार की होती है, लचीली होती है। जीवदर्भ जो कला होती है वो किसी कोशिका को आकार प्रदान करवाती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करवाती है, पदार्थों के आवागमन में सहायता करती है। तो ये सब टॉपिक हमने किससे संबंधित किए, जीवदर्भ कला किस प्रकार से काम करती है। समझ में आ गया। ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। यूं ही नहीं मिलती मंजिल मुसाफिर को, एक जुनून सा जगाना पड़ता है। जब पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आपको भी पता है चीज़ें एक बार में नहीं आती, आपको बार बार उन चीज़ों को पढ़ना होगा, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार आधी चीज़ें सुनी, आधी अपने सुनी, फिर कह दे कि नहीं समझ में नहीं आता। नहीं, उस चीज़ को बार बार देखो। आप जितनी मेहनत करोगे आपको उतना ही फ़ायदा होता है। तो इसीलिए रोज़ वीडियो देखें, रोज़ टॉपिक को समझें, तब आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। एक बार में कुछ भी आसान नहीं होता है। देखो हम देखते हैं एक चिड़िया ने बहुत सुंदर घोंसला बनाया, तो उसने एक बार में नहीं बनाया, पता नहीं उसने कितनी बार प्रयास किए। वो कहीं से तिनका उठा के लाई, वो तिनका नीचे गिर गया, या कहीं से टूट गया, वो तिनका सही नहीं आया, फिर वहाँ तक उड़ के जाएगी, फिर तिनका उठा के। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे घोंसला बनाने के लिए। तो वैसे ही हमें भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है सफलता प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए सभी बच्चे रेगुलर वीडियो देखें, आराम से पढ़े, आराम से सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके बच्चों।